नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी कथा प्रेमियों को हिंदू शर्मा का नमस्कार। मैं अपनी मौलिक कहानियों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। और आज ये अपनी अनवरत चलने वाली कहानी थी। इसके एपिसोड चल रहे थे राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव। और हम इसके 4 एपिसोड पढ़ चुके थे। नहीं, 4 नहीं, 3 कर चुके थे। आज ये चौथा वाला एपिसोड है और मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हो गई हूँ। ये कहानी राजा दिलीप के ऊपर और रघुवंश के उद्भव के ऊपर थी। और इसमें अब तक हम पढ़ चुके थे कि राजा दिलीप वन में आ गए थे और ऋषि वशिष्ठ ने उनकी चिकित्सा शुरू कर दी थी। वहाँ का वातावरण कैसा था उसको हमने जाना। और इसके आगे राजा दिलीप की स्थिति क्या होती है और सुदक्षिणा, रानी सुदक्षिणा की स्थिति क्या थी वो भी हमने जानी। और इसके आगे जानते हैं हम क्या है। उससे पहले मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगी कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हाइप आते तो प्लीज हाइप भी दीजिए। ये लेखक की मौलिक रचनाएं हैं और इसको प्रोत्साहन देंगे, उत्साहवर्धन करेंगे तो लेखक को भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे का भाग पढ़ते हैं हम। भाग 4, राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव। राजा दिलीप वेदशाला के अंदर अभी अर्धचेतन अवस्था में शिला पर लेटे हुए थे, जहां पर ऋषि वशिष्ठ उनकी सेवा कर रहे थे। राजा दिलीप आज 4 दिन के बाद पूर्ण रूप से अपनी चेतना में लौटे थे। इस प्रकार से स्वयं को वेदशाला में देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। राजा दिलीप, मैं कहाँ हूँ? इस प्रकार से कैसे आया? होश में आते ही सबसे पहले यही पूछते हैं, ये कौन सा स्थान है? मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? ये तो कोई आश्रम प्रतीत हो रहा है। उन्होंने राजा दिलीप ने सारे आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर लिया और बहुत जल्दी उन्हें अनुमान हो गया कि मैं किसी आश्रम में आया हूँ। लेकिन आया कैसे उन्हें खुद ही पता नहीं था, क्योंकि वो तो अर्धचेतन अवस्था में थे। स्वयं की देह पर लगे हुए लेप को हाथ फिरा फिरा कर देखने लगे। एक ही अवस्था में इतने दिन तक रहने से शरीर में जकड़न का अनुभव हो रहा था। वो हाथ पैर हिलाने में असमर्थ थे। उठने के उपक्रम में पास रखा हुआ पात्र हाथ के स्पर्श से नीचे गिर गया। इस आवाज से ही शिष्य ने दौड़कर उन्हें पकड़ा ताकि वह रोगी शैया से नीचे नहीं गिर जाए। राजा दिलीप आश्चर्य से उस शिष्य को देखने लगे। ये कौन है जो मुझे पकड़ रहा है? और अपने तन पर अधोवस्त्र धारण किया हुआ था। वो अपने तन पर अधोवस्त्र धारण किया हुआ था, उसका अनुमान लगाने लगे। उसकी शिखा उपनयन से वह द्विज ब्राह्मण प्रतीत हो रहा था। उसके दंड और मस्तक का तिलक उसकी शाखा को बता रहा था। वो विनम्रता से राजा दिलीप के पास आकर बोला। राजा ने उसकी वेशभूषा से, उसके तिलक से और दंड से और शिखा से उसका शाखा का पता कर लिया, क्योंकि हर विधा के अंदर ये सब अलग अलग होते हैं। द्विज ब्राह्मण, राजा उसको पहचान के बोला, द्विज ब्राह्मण। राजन प्रणाम। आप इस अवस्था में अपने शरीर में हलचल ना करें, अभी आपका उपचार शेष है। उसने राजा दिलीप, मैं कहाँ हूँ विप्र? शिष्य, राजन आप ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में हैं। राजा दिलीप, क्या? मैं अपने गुरु के आश्रम में हूँ? अहो भाग्य। राजा दिलीप तो खुश हो गए कि चलो मैं इस विपदा में भी अपने गुरु की शरण में ही आया। इतने में ऋषि वशिष्ठ अपने हाथों में औषधि का पात्र लेकर वेदशाला में प्रविष्ट हुए। आज औषधियों को वे स्वयं ही एकत्रित करके लाए थे और स्वयं ने ही अपने हाथों से निर्माण किया था। उनकी गाय जो नंदिनी थी, उन्होंने इसमें उनकी मदद नहीं की थी, इसका भी एक कारण था। आज इन औषधियों के निर्माण में उनकी मदद किसी ने नहीं की थी। इस बात का सभी को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। गुरु वशिष्ठ अपने आप सारा काम कर रहे हैं। राजा दिलीप की चेतना अवस्था में देखकर उन्हें बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई। चलो, वे निकट आकर स्नेह भाव से राजा से बोले। वे बहुत प्रसन्न थे कि राजा दिलीप आज वार्तालाप करने की स्थिति में है। ऋषि वशिष्ठ, हे राजन, अब कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? आपको चेतना में देखकर आज बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है। आपके चरण केवल मेरे आश्रम में पड़े, किंतु इस अवस्था में यह आश्चर्य की बात है। ये द्विज ही आपको सघन वन से पथ भ्रमित पथिक समझकर
इस आश्रम में लेकर आया है। आपकी अवस्था बहुत ही दयनीय थी। आपके प्राणों पर भी बहुत संकट था। राजा दिलीप, गुरुवर, मुझे यहाँ पर आए हुए कितना समय हुआ? राजा की जिज्ञासा थी कि मैं इस अवस्था में कब से यहाँ पर लेटा हुआ हूँ। उनके अनेकानेक प्रश्न उनके मस्तिष्क में लगातार आए जा रहे थे। जिस हिसाब से ऋषि वशिष्ठ बोल रहे थे वो शिष्य बोल रहा था। गुरु वशिष्ठ, राजन, आपको यहाँ लाए हुए 5 दिवस व्यतीत हो गए। आप इसी अवस्था में यहाँ पर लेटे हुए हैं और इस समय बहुत कमजोर हैं। इन औषधियों का आपको सेवन करना पड़ेगा ताकि पुनः ऊर्जा का संचार हो। यह सुनकर राजा दिलीप चिंतातुर हो गए, दुखी होकर बोले, क्योंकि उनको 5 दिन तक उन्हें पता नहीं था कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, उनके शुभ चिंतक कैसे हैं। राजा दिलीप, गुरुदेव, इस अवस्था में 5 दिवस आपके आश्रम में रहा। राजमहल में रानी सुदक्षिणा और मेरी प्रजा कितनी व्याकुल होगी। मुझे नहीं पाकर घोर पीड़ा का अनुभव कर रहे होंगे। गुरु वशिष्ठ, हाँ राजन, आपके राज्य से एक संदेशवाहक आया था जो आपकी दशा को देखकर गया है और आपके साथ हमने प्रमाण स्वरूप आपके राष्ट्रीय चिन्ह को भेजा है। संभवतः रानी सुदक्षिणा और आपकी प्रजा भी अब अन्न जल ग्रहण कर लेगी। आपके वियोग में वह भी प्रभु शरण में प्रतीक्षाबद्ध थी। जब तक राजा का समाचार नहीं आएगा तब तक वो कुछ ग्रहण नहीं करेगी। संयोग से जब कहीं भी आपका पता नहीं चला तो परामर्श हेतु आपका दूत आश्रम की शरण में आया था। उसी को हमने सारी सूचना दी है। राजा दिलीप, है गुरुवर, मैं अपराध का भागीदार। राजा दिलीप आत्मग्लानि से भर गए ऋषि वशिष्ठ की बात सुन के कि उनसे कितना पाप हो गया। हे गुरुवर, मैं अपराध का भागीदार हो गया। मैं प्रजा वत्सल सत्ता रूपी प्रजा से कैसे विमुख हो गया। अपने कष्ट को ही सर्वोपरि मानने लगा। मैं कैसे कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मैं अपने कर्तव्य से विमूढ़ कैसे हो गया। राजा दिलीप को दुख हो रहा था। राजा दिलीप इस प्रकार से मनोदशा देखकर गुरु वशिष्ठ स्नेहिल भाव से बोले। गुरु वशिष्ठ उनको दिलासा देने लगे ताकि उनकी मानसिक स्थिति स्थिर हो सके। राजन, आप तो राजाओं में श्रेष्ठ हैं। सभी लक्षण आप में एक आदर्श राजा के हैं। युगों युगांतर तक यदि किसी का एक श्रेष्ठ नराधीश की परिभाषा में खोजा जाएगा तब आपका नाम सर्वश्रेष्ठ पद पर होगा। एक आदर्श राजा की तरह आपको माना जाएगा। आप अपने देश में और अपने कुल को श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाले होंगे। फिर आपके मुखमंडल पर ये विषाद की रेखाएं क्यों? आपकी प्रजा भी आपकी स्थिति देखकर विचलित होगी, उसका मनोबल गिरेगा। ऋषि वशिष्ठ समझाना चाहते थे कि जब एक राज्य का लीडर अपने आप को कमजोर करता है तो प्रजा भी कमजोर होती है। ये एक राजा की जिम्मेदारी कि वो अपने आप को हरदम शक्तिशाली प्रदर्शित करे, जिससे वो प्रजा को आत्मनिर्भरता का अनुभव करा सके, मजबूती का अनुभव करा सके कि वो सुरक्षित है। राजा दिलीप व्यथित मन के साथ, गुरुवर, आप मेरी संपूर्ण मनोदशा को अपने अंतर्चक्षु से जानने वाले हैं। मैं अपने राज्य की प्रजा को एक योग्य उत्तराधिकारी देने में असमर्थ हूँ। मेरे पश्चात मेरे वैभवशाली प्रजा का क्या होगा? राजा दिलीप का दुख बहुत ज्यादा बड़ा था। वो निसंतान थे। सभी जड़ मूल की चिंता यही थी, क्या होगा? मेरे कुल का वंश आगे बढ़ाने में असमर्थ हूँ। अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने में, स्वर्गारोहण करवाने में असमर्थ हूँ। निसंतान राजा प्रजा के लिए भार समान होता है। यदि विचार करके आत्मोत्सर्ग, यही विचार करके मैं आत्मोत्सर्ग करने चला था, किंतु इस विप्र द्विज ने मुझे घोर पाप से बचा लिया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ वैदिक ब्राह्मण शिष्य। है प्रजावत्सल राजन, मैं आपकी शरण में पलने वाला स्वयं का भाग्यशाली मानता हूँ कि आपके अपने संस्कारों के अनुरूप आपकी प्राण रक्षा कर पाया। यह भी कोई वैदिक देव का ही संदेश होगा जो आप इस घोर अतिवृष्टि में बच गए। आपके आज्ञाकारी अश्व ने
संकेत नहीं दिया होता तो मैं मूड इस सौभाग्य से वंचित रह जाता। आपको आपको आभारी तो इस अश्व का होना चाहिए। राजा दिलीप उस बच्चे की, उस विप्र की महानता को देखकर प्रसन्न हुए कि वो अपने इतने बड़े कार्य को भी अश्व के ऊपर आरोपित कर रहा है, इतने महान कार्य को भी। हे द्विज, मैं यह आपकी विनम्रता है। इसी बीच गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को औषधियों का सेवन करवाया और कुछ जल की बूंदें उनके मुंह में डाली। आज का अंक मेरा यही समाप्त होता है। अगले अंक के साथ फिर मैं आपके साथ उपस्थित होंगी, और तब तक मेरी कहानियों का आनंद लीजिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको भाग 1, 2, 3, 4 करके मेरी पूरी कहानी का क्रमशः आपको मिल जाएगा, और इस कहानी का आप आनंद ले पाएंगे। इसमें लिखी हुई जानकारियों को भी आप जान पाएंगे, और ये मेरी सब कल्पना से लिखी हुई कहानियां हैं। अगले में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। इंदु शर्मा की मौलिक रचनाओं को ऐसे ही पसंद करते रहिए और मुझे उत्साहित करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। कहानी प्रेमियों को ढेर सारा नमस्कार।